वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 70 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है। 20 प्रश्न है इसमें, जीएस के इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 70 तक पहुँच सकते हैं। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो जो चल रही है टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न ये ज्योग्राफी का है। प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये कूट के अनुसार जो है आंसर करना है इसका। और ये है जलवायु के प्रकार और ये है स्थानीय क्षेत्र जहाँ से संबंध रखती हैं। तो देखिए, शुष्क सर्दियों के साथ मानसून का प्रकार, ठीक है, और कम ठंडी के साथ नम सर्दियाँ प्रकार, टुंड्रा प्रकार, ध्रुवीय प्रकार, मिला दीजिए। देखिए, यहाँ शुष्क है और यहाँ राजस्थान है, और कहीं लग रहा है आपको? ठीक है, कम गर्मी के साथ ठंडी और नम सर्दियाँ, टुंड्रा प्रदेश और ध्रुवीय प्रकार, यानी सबसे ज़्यादा ठंडी। तो शुष्क सर्दियों के साथ मानसून का प्रकार हो जाएगा गंगा के मैदान के अधिकांश भाग, पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा के पठार में। ठीक है, इससे अच्छा कहीं सुमेलित होगा नहीं। और दूसरा वाला है कम गर्मी के साथ ठंडी और नम सर्दियाँ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्से। तो बी का हो गया वन, टुंड्रा प्रकार हो गया उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, और ध्रुवीय प्रकार हो गया जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का उच्च क्षेत्र। ठीक है, तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 1, सी का हो गया 2। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। तो शुष्क सर्दियों के साथ मानसून का प्रकार गंगा के अधिकांश भाग, ठीक है, गंगा के मैदान के अधिकांश भाग और पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा के पठार में। कम गर्मी के साथ ठंडी नम सर्दियाँ, ये हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्से। टुंड्रा प्रकार हो गया उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, और ध्रुवीय प्रकार हो गया जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उच्च क्षेत्र। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कथन कारण वाला सवाल है, 1 से 2 प्रश्न आते हैं इसमें ऐसे। कथन है कि भारत में अधिकांश वर्षा जो है वो मानसूनी पवनों से होती है, और कारण क्या है इसका? भारत जो है उष्ण कटिबंध में अवस्थित है, इसलिए। चूंकि भारत उष्ण कटिबंध क्षेत्र में अवस्थित है, अतः भारत में अधिकतर मानसूनी वर्षा पवनों से होती है। अधिकतर वर्षा जो है वो मानसूनी पवनों से होती है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्या व्याख्या भी या स्पष्टीकरण भी कर रहा है इसका? बिल्कुल ठीक है। आर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की जो है सही व्याख्या है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो सी है इसका आंसर। तो देखिए, मानसून जो है एक प्रमुख पवन प्रणाली है जो मौसमी रूप से जो है अपनी दिशा उलट देती है। यह उत्तर पूर्व से लगभग 6 महीने और दक्षिण पश्चिम से 6 महीने तक चलती है। यह अधिकांश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गीले और शुष्क मौसम का कारण बनते हैं। ठीक है, ये जो मानसून है, देखिए भारत जो है एक उष्ण कटिबंधीय देश है, इसलिए भारत में अधिकांश वर्षा होती है मानसूनी पवनों से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, और इसलिए भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है वो मानसूनी पवनों द्वारा लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की प्रक्रिया को दर्शाएगा? एलपीजी, नेफ्थलीन, कोला और पारा। देखिए, सब्लिमेशन का मतलब होता है ठोस पदार्थ कोई बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बन जाए, वाष्प बन जाए। तो जो कपूर होता है नेफ्थलीन, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो ऊर्ध्वपातन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। ये सवाल है जनरल साइंस का। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया नहीं सब्लिमेशन जिसमें कोई ठोस पदार्थ जो है द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है, मतलब जो तीसरी वाली स्टेज है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को कपूर या नेफ्थलीन में देखा जा सकता है, और इस प्रक्रिया में जो बर्फ है बिना पानी के सीधे वाष्प में बदल जाती है। किस प्रक्रिया में? सब्लिमेशन में, ऊर्ध्वपातन में। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज की थी किसने? डेनियल रदरफोर्ड ने। हेनरी कैवेंडिश ने भी कुछ किया था, जोसेफ ब्लैक ने भी कुछ किया था। क्या क्या किया था? देखिए, नाइट्रोजन की खोज की थी डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में। ठीक है, रसायन वैज्ञानिक थे और चिकित्सक थे ये।
हेनरी कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज, याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी? जोसेफ ब्लैक ने। CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्थायी प्रदूषक है, रंगीन गैस है, आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ती, दहनशील है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्थायी प्रदूषक नहीं है, तो पहला तो हो नहीं सकता। रंगीन नहीं, रंगहीन गैस है ये, आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है। तो तीनों के तीनों गलत हो गए ऊपर वाले। दहनशील है तो चौथा वाला सही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन और ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती है। यह दहनशील है और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकती है, आसानी से आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक के विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है। इससे होगा क्या? ऑक्सीजन का परिवहन बाधित हो जाएगा, सिर दर्द होगा, दृष्टि में कमी आएगी, हृदय रोग और श्वास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक गंधहीन गैस है, रंगहीन है, ठीक है ना, रंग होता है इसमें ना गंध होती। यह स्थायी प्रदूषक नहीं है क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाती है CO2, और CO2 को तो हटा देंगे पौधे, ठीक है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक वातावरण से हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मुद्रा राक्षस हिस्ट्री का सवाल है ये, के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाख दत्त। पतंजलि की रचना है एक, कौटिल्य की है, कालिदास की है। मतलब कई रचनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पतंजलि की रचना महाभारत से बहुत पूछते हैं इसको, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई, कालिदास के बहुत सारे नाटक हैं, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीन व्यक्ति एक ही नाम है, ठीक है, तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ये रचनाएं हैं, कृतियां, ये हैं रचनाकार। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूनिसेफ के कार्य हैं? करंट से रिलेट कर सकते हो इस प्रश्न को। बाल विकास और पोषण, बाल संरक्षण, शिक्षा, पोलियो उन्मूलन। कौन कौन से कार्य हो सकते हैं यूनिसेफ के इसमें? बाल विकास पोषण तो है, बाल संरक्षण है, पहला दूसरा हो गया, शिक्षा भी तो है, पोलियो उन्मूलन, सभी। तो यूनिसेफ जो है मूल रूप से बच्चों के अधिकारों को स्थायी नैतिक सिद्धांतों और बच्चों के प्रति व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में जो है स्थापित करने का इरादा रखता है। यह बाल अधिकारों पर अभिसमय 1989 द्वारा निर्देशित है। यूनिसेफ के कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या करता है यूनिसेफ? बाल विकास और पोषण, बाल संरक्षण, शिक्षा, ठीक है, पोलियो उन्मूलन, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, सामाजिक नीतियाँ बनाना, योजनाएं बनाना, निगरानी, मूल्यांकन करना, परामर्श, साझेदारी, व्यवहार परिवर्तन, संचार और आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है, अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर भारत जो है विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? पांचवी, चौथी, तीसरी या दूसरी? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका की, USA की, और भारत बन गया है पांचवी। तो देखिए, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पीछे करके जो भारत है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद चीन की है, तीसरे पे जापान की है, चौथे पे जर्मनी की, और पांचवा हो गया भारत, और छठे पे चला गया यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के संदर्भ में कथन सही है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने से पहले ही जमानत पर रिहा करने का निर्देश जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 6 माह बाद रिहा करने का निर्देश जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति को 3 महीने के बाद रिहा करने का निर्देश जारी किया जाता है। और क्या है? किसी व्यक्ति को 1 महीने के बाद रिहा करने का निर्देश जारी किया जाता है। रिहा करने का निर्देश कौन जारी करेगा? देखिए, कोर्ट ही करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल कौन देगा? केवल सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, केवल हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने से पहले ही जमानत पर रिहा करने का निर्देश जो है जारी किया जाना। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने से पहले ही जमानत पर रिहा करने का निर्देश जारी किया जाता है एंटीसिपेटरी बेल में। ऐसे में जो है गिरफ्तारी की आशंका बनी रहती है और जमानत मिलने से पहले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, इसलिए ली जाती है एंटीसिपेटरी बेल। और ऐसी जमानत के लिए कोई व्यक्ति CRPC की धारा 438 के तहत जो है आवेदन दाखिल कर सकता है।
और जो बेल मिलेगी, एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिलेगी, मतलब जिला सत्र न्यायालय से मिलेगी, या हाई कोर्ट से मिलेगी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कम प्रति व्यक्ति आय अक्सर गरीबी के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है, और भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। बहुत पूछते हैं इसको। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों इन मतलब स्टेटमेंट। पर कैपिटा इनकम अगर कम है तो देश में गरीबी का ऊंचा स्तर है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अभी हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। कौन सा है ये राज्य? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम या तमिलनाडु? असम में सबसे ज़्यादा राजद्रोह के मामले, दूसरे स्थान पर है हरियाणा। तो देखिए, हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार असम राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2014 से अगर 21 के बीच में देखें तो मध्य प्रदेश में राजद्रोह के 475 मामले में से जो है मध्य देश में, ठीक है, मध्य देश में जो है 475 राजद्रोह के मामलों में से अकेले असम में जो है 69 मामले, यानी 14.52%, ठीक है, असम के हैं। ठीक है, और असम के बाद जो है इस तरह के सबसे अधिक मामले हरियाणा में 42, उसके बाद झारखंड में 40, कर्नाटक में 38, आंध्र प्रदेश में 32 और जम्मू कश्मीर में 29। तो आंसर क्या है? असम। ठीक है, असम ही आएगा, ये दूसरा वाला तो पूछेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? मतलब एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट वाला सवाल है। अच्छा, ये रिपीटेड प्रश्न है, यूपीएससी सिविल सेवा कर चुकी है 2015 में, यानी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल हुआ। तो पहला स्टेटमेंट है, रोलेट अधिनियम जो है वो सेडिसन समिति की सिफारिश पर आधारित था। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, और साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, रोलेट सत्याग्रह 1919 का है, साइमन कमीशन 1927 का है, तो कोसों दूर है, तो एलिमिनेट कर दो, थर्ड वाले को हटा दो। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। तो रोलेट समिति, जिसे सेडिसन या राजद्रोह समिति के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 1917 में ब्रिटिश भारत द्वारा, ठीक है, नियुक्त की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था सिडनी रोलेट। और 2 साल के बाद यानी वर्ष 1919 का जो है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसको बोलते हैं रोलेट एक्ट या काला कानून या ब्लैक एक्ट, ठीक है, राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। ये तो पहला वाला करेक्ट हो गया। और इस एक्ट या अधिनियम के तहत सरकार को, यानी ब्रिटिश सरकार को, आतंकवाद के संदेह वाले किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी मुकदमे के अधिकतम 2 साल की कैद की अनुमति थी। ठीक है, और ये जो कानून था बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का काला कानून था। भारतीयों ने इसका विरोध किया। ठीक है, और गांधी जी ने जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध का आह्वान किया, और 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल शुरू की गई थी, और गांधी जी ने होम रूल लीग के सदस्यों में से जो है हड़ताल में भाग लेने का आह्वान किया। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि रोलेट सत्याग्रह वर्ष 1919 में हुआ था, जबकि साइमन कमीशन जो है 1927 में। 13वां प्रश्न है, मानसून विच्छेद मानसून के समय की वह स्थिति है जब 1, 2 अथवा कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होती। आपको बताना है कि इस मानसून विच्छेद की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। ये ज्योग्राफी का सवाल है। तापमान का प्रतिलोमन, उष्णकटिबंधीय अपदाबों की आवृत्ति में कमी, ITCZ की स्थिति यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन की स्थिति। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर, मतलब डी है इसका आंसर। देखिए, मानसून विच्छेद मानसून के समय की वह स्थिति है जब 1, 2 अथवा कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होती। मानसून विच्छेद की स्थिति के लिए जो महत्वपूर्ण कारक उत्तरदायी हैं वो निम्नलिखित हैं। तापमान का प्रतिलोमन, उष्णकटिबंधीय अपदाबों की आवृत्ति में कमी, ITCZ की उपस्थिति। हम कई बार बताया ITCZ क्या है।
ठीक है, आर्द्र मानसूनी पवनों की दिशा का पश्चिमी घाट के समानांतर होना, ये सभी कारण है। लौटते हुए मानसून से वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ पर होती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो तमिलनाडु है ना, इसके कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु तट या कोरोमंडल तट कह सकते हैं इसको, और जो उत्तरी सरकार तट है उड़ीसा वाला, तो यहाँ पर भी होती है। तो इसका आंसर वेस्टर्न घाट में तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, लौटता हुआ मानसून ये वाला, दक्षिण पश्चिम मानसून ये वाला। तो ए और सी इसका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, सूर्य के दक्षिणायन होने से जो है तथा इस कारण बनने वाली उपर्युक्त दशाओं का संबंध मानसून के निवर्तन से, यानी मानसून के लौटने से। मानसून का निवर्तन या लौटना चपाकार आकृति में होता है, और यह बंगाल की खाड़ी से जो है आर्द्रता ग्रहण करके भारत के पूर्वी तटीय भागों में जो है वो वर्षा कराता है। इसके कारण अक्टूबर नवंबर महीने में उत्तरी सरकार क्षेत्र और नवंबर दिसंबर महीने में कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। जो भारत के वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में वर्षा होगी वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी है किंतु पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। जलवाष्प पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देता है ना अधिक ठंडा होने देता है। ठीक है, और वायुमंडल में धूल कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह काम करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। सारे के सारे करेक्ट हैं, पढ़ने में लग रहे हैं। ठीक है, पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। यहाँ लिखा था अपारदर्शी है, और पार्थिव विकिरण के लिए जो है यह अपारदर्शी है। अपारदर्शी लिखा है वो। नंबर 16 पर आ जाइए। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ वर्षा होती है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं ये, यानी मेडिटेरियन सी में। तो पश्चिमी विक्षोभ भारतीय महाद्वीप में शीतकाल में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, और ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, और भारत में इनका प्रवेश होता है पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 3 स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, अल्नीनो के संदर्भ में विचार करेंगे हम। ज्योग्राफी का सवाल है, अल्नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 से 10 साल में प्रकट होता है। इसके परिणाम स्वरूप प्लवक यानी प्लैंकटन की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। यह पेरू तट के निकट भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, जब एल्नीनो एक जटिल मौसमी तंत्र है और हर 5 से 10 साल में प्रकट होता है, जटिल मौसमी तंत्र है, तो प्लवक कैसे वृद्धि करेंगे? और प्लवक वृद्धि नहीं करेंगे तो मछलियों की संख्या में बढ़ेगी, थोड़ी कमी हो जाएगी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। यह पेरू तट के निकट भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है, तीसरा वाला सही है। तो दूसरा वाला गलत है, यहाँ पर जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। तो एल्नीनो जो है एक जटिल मौसमी तंत्र है, ठीक है, जो 5 से 10 साल में प्रकट होता है। इसमें महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। यह पेरू तट के निकट भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरू अथवा हम्बोल्ट यानी कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट या पेरू एक ही बात है। ठीक है, हम्बोल्ट या पेरू धारा पर जो है प्रतिस्थापित हो जाता है, और यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। देखिए, एल्नीनो के परिणाम स्वरूप जो प्लवक होते हैं यानी प्लैंकटन होते हैं, उनकी मात्रा में कमी होती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। ये इनका भोजन है ना मछलियों का। इसके अलावा समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होती है, और भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में जो है विकृति आती है। तो दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से बल पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करते हैं? दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। पवनों की दिशा तथा वेग को कौन कौन प्रभावित करेगा? घर्षण बल, कोरियोलिस बल, दाब प्रवणता बल। तीनों के तीनों डी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त जो तीनों बल हैं, तीनों फोर्स हैं, वो पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करते हैं। ज्योग्राफी का सवाल था ये भी ज्योग्राफी का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। प्राणहिता, पेनगंगा, अमरावती, इंद्रावती।
सारी की सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। प्राणहिता है गोदावरी की सहायक नदी, पेनगंगा है, इंद्रावती है, अमरावती नहीं है, अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जो नासिक है, नासिक वो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित एक पवित्र शहर है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ठीक है, मंजरा, बहुत पूछते हैं इसको। इसकी सहायक नदियाँ, इसकी किसकी? गोदावरी की। और जो अमरावती है वो कावेरी की सहायक नदी है, गोदावरी की नहीं। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। शिप्रा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के उज्जैनी से होता है। आपको बताना है कि आगे चलकर किस नदी में मिल जाती है। बताइए, यमुना में, चंबल में, कोसी में, गंडक में? चंबल में। तो शिप्रा नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश में उज्जैनी से हुआ है, जो आगे चलकर मालवा पठार के उत्तर में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है शिप्रा। और जो उज्जैन है वो इसी शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित है। तो 20 प्रश्न थे ये, ठीक है। 6 से 8 सवाल इसमें ज्योग्राफी के थे, कुछ करंट अफेयर्स के थे, कुछ हिस्ट्री का और कुछ पॉलिटी का। इन सब की प्रैक्टिस आप कर सकते हो और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ पेड है, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही, ठीक है। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप 9560112583 पर। धन्यवाद।